प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आज आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। ये मैथ्स का पेपर है जिसमें साइकोलॉजी के 30 नहीं बल्कि 20 ही प्रश्न आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले वाले पेपर में 20 ही आएंगे। ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं सिलेबस को। कुल मिला के पेपर का लेवल बहुत आसान था। एक या दो या तीन प्रश्न मुश्किल से थोड़े होंगे जिन पे आपको सोचने की ज़रूरत है, बाकी बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। ये पेपर मेरे को अभी मिला है घंटे भर पहले। उससे पहले मैं वो डाल रहा था अपना एजुकेशनल मैनेजमेंट वाला। ठीक है, तो ये अभी देखा मैंने। ओके, कोई नहीं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किशोरावस्था में लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, क्यों? अब ये सारे इंग्लिश के खेल हैं। पहला है इनलार्जमेंट ऑफ फ्रेनिक्स फेरिंग्स, माफ करें। पहला है बड़ा होना, किसका बड़ा होना? फेरिंग्स का। दूसरा है इनलार्जमेंट ऑफ विंड पाइप। तीसरा है इनलार्जमेंट ऑफ ट्रिकिया। और चौथा ऑप्शन है इनलार्जमेंट ऑफ लारिंक्स। तो बच्चों सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, लारिंक्स। इनलार्जमेंट ऑफ लारिंक्स। देखो, लारिंक्स को एक्चुअली बोलते हैं, ये वैसे साइंस बेस्ड प्रश्न है, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। ये वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, तो वॉइस बॉक्स में कुछ हार्मोन्स परिवर्तन के कारण से और इस तरह से आवाज़ थोड़ी भारी होती है। ठीक है, फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स में भी संबंध है वो इसका, पर फेरिंग्स में दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता दूं। फेरिंग्स दरअसल फ्लूइड को, एयर को और फूड को अंदर तक ले जाता है। तो इसके साथ इसलिए कन्फ्यूजन होता है, पर वास्तव में इसका सही जवाब होगा वॉइस बॉक्स। विंड पाइप क्या होता है? विंड पाइप का काम है ऑक्सीजन ले जाना अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को बाहर निकालना। ठीक है, और ट्रिकिया का काम है केवल ऑक्सीजन ले जाना। तो ट्रिकिया, विंड पाइप, फेरिंग्स और लॉरिंग्स, ये एक दूसरे से मिली जुली चीज़ें हैं। रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम है जहाँ पे इनका रोल होता है। कई बार आपको अगर हिचकी आने लग जाए ना, तो हमारा एक नुस्खा याद रखना, अगर हिचकी रुकती नहीं है, कौन सी हिचकी? किसी की याद आने वाली हिचकी नहीं, जैसे हिचकी शुरू हो जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप लेफ्ट अपने शोल्डर पे देखेंगे, बाएं कंधे पे देखना और वहाँ पानी पीना। एक बड़ा सा घूंट पानी का लेना और अंदर जाने देना लेफ्ट शोल्डर पे देखते हुए। क्योंकि रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों, श्वास नली और भोजन नली दोनों मिल जाती है ना, तो कोई फ्रिक्शन चला जाता है श्वास नली में, तो इससे क्या होगा? आपकी श्वास नली खुल जाएगी, हिचकी बंद हो जाएगी। ओके, तो कुल मिला के इसका जवाब हो गया लारिंक्स। दूसरा प्रश्न देखिए। अच्छा, आवाज़ कम थी मेरी। दूसरा प्रश्न देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न था। शारीरिक रूप से दिव्यांग नियोग्य विद्यार्थी शैक्षिक क्षेत्र में खूब मेहनत करके बोर्ड परीक्षा में मेरिट प्राप्त कर लेता है, यह है कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? तो सब्लिमेशन, रेशनलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन या प्रोजेक्शन। तो देखो, इसमें क्षतिपूर्ति होता तो हम उसके साथ जाते, पर क्षतिपूर्ति तो है नहीं, लिहाजा इसका सही जवाब हो जाएगा सब्लिमेशन। हमने आपको कल ही बताया था, हमारे पुराने दोनों तीनों वीडियोस जरूर देखना अगर आपका पेपर बाकी है तो। कमाल के हैं वो। सब्लिमेशन में क्या होता है? सब्लिमेशन में फ्लाइट टू क्रिएटिव वर्ल्ड है, तो एक तरीके से क्रिएटिव वर्ल्ड ही तो है, टॉप कर रहा है। ठीक है, रैंक ले रहा है। रेशनलाइजेशन क्या होता है? रेशनलाइजेशन में तर्क देते हैं, तर्क। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? इसमें हम अपनी किसी गलती की तुलना किसी बड़े से, सफल से करते हैं। जैसे बच्चे ने चोरी की, तो हमने कहा चोरी क्यों करते हो? उसने कहा कृष्ण भगवान भी बचपन में चोरी करते थे, माखन चुराते थे, हम भी करते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, रेशनलाइजेशन में हम तर्क देते हैं, और प्रोजेक्शन में हमारी फीलिंग्स हम दूसरों पे थोपते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, एक पड़ोसी मेरे से नफरत करता है, क्यों? क्योंकि नहीं, एक व्यक्ति किसी पड़ोसी से नफरत करता है, तो उसको पूछता है आप उससे नफरत क्यों करते हो? तो वो कहता है कि वो मेरे से नफरत करता है इसलिए मैं नफरत करता हूँ। ये प्रोजेक्शन है। हालांकि इसमें नफरत करने के बजाय दूसरे एग्जाम्पल्स भी परीक्षा में आए हैं। चलिए, तो कुल मिला के इसका जवाब हो गया उदात्तीकरण, सब्लिमेशन। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन एडगर डेल पे। आपको हमने एडगर डेल कराया था, बुक भी याद है आपको? एडगर डेल का अनुभव शंकु, कोण ऑफ एक्सपीरियंसेस, और उसमें क्या दिया है? ऊपर से नीचे प्रभावशीलता बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है। 11 स्टेप्स याद हैं आपको? स्पेशली 4 बड़े बड़े इसमें कैटेगरी की गई थी। सबसे पहले अमूर्त शब्द, जो सबसे कम इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स।
2 नंबर पे अप्रक्षेपित सामग्री, चार्ट, मॉडल, चित्र। 3 नंबर पे प्रक्षेपित सामग्री, प्रोजेक्टेड, जिसमें फिल्म स्ट्रिप वगैरह थी। और 4 नंबर पे प्रत्यक्ष अनुभव थे। तो इसमें क्या पूछा है? सर्वाधिक प्रभावी, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव क्या है? तो मोस्ट इफेक्टिव क्या है? देखिए 4 ऑप्शन है, मोशन पिक्चर, एक्सपेरिमेंट, वर्किंग मॉडल, फिल्म। तो फिल्म आएगी प्रोजेक्टिव में, ठीक है। मॉडल, वर्किंग मॉडल आ जाएगा, इवन मूविंग मॉडल है कि स्टिल मॉडल है, वर्किंग मॉडल है, वो अप्रक्षेपी में आ जाएगा। मोशन पिक्चर ये भी आ जाएगी आपके प्रक्षेपी में। और एक्सपेरिमेंट लर्निंग बाय डूइंग है, प्रत्यक्ष अनुभव है। तो प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखना सबसे लास्ट में है, जिसमें फील्ड ट्रिप भी है, जिसमें रोल प्लेइंग भी है, जिसमें एक्सपेरिमेंट भी है। लिहाजा सबसे बेहतर है एक्सपेरिमेंट। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए, मिश्रित रणनीति के उपयोग के दौरान खिलाड़ियों को क्या उपयोग करना चाहिए? बहुत आसान था, एक रणनीति नहीं। चौथा आंसर होगा इसमें, फोर्थ वन, अनुपातिक आधार पर उपलब्ध रणनीतियों को इंश्योर करें सेक्रेसी के साथ। खिलाड़ी की बात है, साइकोलॉजी का नहीं है, पर हमने इसको ऐसे ही पढ़ लिया। अगला अगला प्रश्न देखिए। ओके, 21 कितनी बार बताया हमने आपको, ये याद है? इससे पिछले वीडियोस में बार बार बताया है। कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? बिहेवियरल साइंस तो है सब, पॉजिटिव साइंस तो है, बेहतरी के लिए होता है। अप्लाइड साइंस भी है, पर नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है? जो आदर्श की बात करे। शिक्षा मनोविज्ञान आदर्श की बात नहीं करता, क्या होना चाहिए की बात नहीं करता, बल्कि क्या हो रहा है इसकी बात करता है। इसलिए इसका उत्तर नियामक विज्ञान। अगले पेपर्स में ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारात्मक विज्ञान, बिहेवियरल साइंस है क्या? बोलना बिल्कुल है सब। पॉजिटिव साइंस है, बिल्कुल है सब। अप्लाइड साइंस है, बिल्कुल है सब। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट है, ओके, निम्नलिखित में कौन सा कठोर प्रौद्योगिकी हार्डवेयर अप्रोच में क्या शामिल है? तो हम बता चुके हैं आपको, हार्डवेयर अप्रोच में तमाम मशीनें आएंगी, जिसको हम मीडियम बोलते हैं। सॉफ्टवेयर अप्रोच में विधा है जो, जिसमें तमाम इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज आएंगी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आएंगे, इवन टीचिंग लर्निंग मटेरियल आएगा। और तीसरा सिस्टम अप्रोच। तो इसमें पूछा गया है हार्डवेयर अप्रोच कौन सी है? तो देखो, मैं आपको एक क्लू बताता हूँ, हर बार आपको याद है। अधिगम सामग्री या लर्निंग मटेरियल क्या होता है? वो विषय वस्तु जो हम पढ़ते हैं, होती है कि नहीं होती? ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, अधिगम सामग्री, व्यू रचनाएं, मूल्यांकन के उपकरण, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये सॉफ्टवेयर अप्रोच हैं। ये शैक्षिक तकनीक द्वितीय हैं, और शिक्षण मशीन शैक्षिक तकनीक प्रथम है, जिसको हार्डवेयर अप्रोच कहते हैं। लिहाजा इसका आंसर होगा टीचिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, और ये देखिए बहुत आसान सा पेपर था, बहुत आसान सा पेपर था। एक या दो प्रश्न थोड़े उलझे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित हैं? पहला है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, बिल्कुल साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, पिछले वीडियोज में मैंने फैक्टर्स बताए, याद रखना। सबसे पहले अभिप्रेरणा होगा, अंत में लक्ष्य होगा। अभिप्रेरणा के बाद में होगा आपके एफर्ट्स, फिर आएंगे बैरियर्स, एफर्ट्स होंगे मल्टीपल, फिर बैरियर्स, और फिर आपकी सफल अनुक्रिया, फिर आपका गोल। मोटिवेशन फॉर लर्निंग, मोटिवेशन स्टार्टिंग में है, सबसे पहले मोटिवेशन आता है अधिगम की प्रक्रिया में। पर ये तीनों ही चीज़ें हैं, अधिगम का मनोविज्ञान भी है, प्रभावित करने वाले कारक भी हैं, बहुत आसान। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा भी है, तो तीनों हैं ऑप्शन नंबर 2 में, ए बी सी। और इसमें भी केवल लगा दिया उन्होंने, बोलो ए बी सी, केवल डी कहाँ है इसमें? ओके, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए कहाँ पे है, अगला क्वेश्चन है ओके 40। ये बहुत आसान है हमारे बच्चों के लिए, तो आंख बंद करके कर दिया होगा आपने, ठीक है ना? हमने आपको बताया था, याद है? क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, कंजर्वेशन, ये कॉन्क्रीट में होते हैं। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आएगा इसमें, क्या आएगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। वर्गीकरण करना, इरिवर्सिबल थिंकिंग याद है आपको? हमने बताया था आपको, रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी प्री ऑपरेशनल में नहीं आती, बल्कि रिवर्सिबिलिटी तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आती है। तो इसका सही जवाब हो गया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से आपको, ठीक है ना? रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाती है, क्योंकि ये कंजर्वेशन का ही भाग है। क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन, अगले पेपर में आपको एक चीज़ें काम की हो सकती हैं, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। नैतिक परिप्रेक्ष्य जो व्यक्ति के अधिकारों पर केंद्रित होता है, वो क्या कहलाता है? देखभाल परिप्रेक्ष्य, न्याय परिप्रेक्ष्य, व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य, या नीति परिप्रेक्ष्य?
मोरल पर्सपेक्टिव कौन सा है, पर्सपेक्टिव पूछा है। हालांकि कोहलबर्ग में जाने कितनी बातें थी वो पूछ सकते थे, पर उन्होंने पूछा है मोरल पर्सपेक्टिव। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये पोस्ट कन्वेंशनल की बात है, जिसमें स्टेज 5 और स्टेज 6 आते हैं। स्टेज 5 में आपको ध्यान है, हम बोलते हैं सोशल मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स की बात होती है, और स्टेज 6 में यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की बात होती है, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स की बात होती है। बहुत कम लोग 5-6 स्टेजेस पे पहुंचते हैं, कोलबर्ग कहते हैं 10 से 15% लोग ही जा पाते हैं। अब इसमें केयर पर्सपेक्टिव की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब ध्यान रखना, एथिकल पर्सपेक्टिव भी 6 नंबर में आएगा। अब सवाल उठता है कि दूसरे और तीसरे में क्या होगा, तो दूसरे में जस्टिस है, तीसरे में इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव है। तो मैं जाऊंगा तीसरे के साथ, व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी बोर्ड पे डिपेंड है, पर इसका जस्टिस, जस्टिस क्या होता है एक्चुअली, जस्टिस तो छठी अवस्था में आता है। जस्टिस छठी अवस्था में क्यों आता है, क्योंकि वो न्याय के लिए कुछ भी करेगा, लड़ेगा। आपको पता है ना, जर्नैल सिंह सरकार को टैक्स नहीं देते हैं क्योंकि सरकार भ्रष्ट है, कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, ब्रेक कर देते हैं रूल्स। पांचों में क्या करते हैं, पांचों में कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए रूल ब्रेक तो नहीं करते, पर किसी के अधिकारों को वो तरजीह देते हैं। जैसे हेंज ने पैसे नहीं थे, बीवी मरने वाली थी, तो दवा चोरी करे कि ना करे, इस बात की तो डिलेमा थी ना, यही तो दुविधा थी। तो पांचवी स्टेज ये कहती है कि सब व्यक्तिगत अधिकार सामाजिक जो मान्यताएं हैं उनसे बड़े होते हैं, उनसे ऊपर होते हैं, ये इंसान सोचता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स को महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है मेरे अकॉर्डिंग। छठा जो है वो जस्टिस, सीधा सीधा एथिकल प्रिंसिपल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट। एक थैले में काली सफेदी तो कर दिए होंगे आपने, मैथ्स के बच्चों, आपने मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किया होगा। देखो मैं आपको फिर बता दूं, 3rd ग्रेड के लिए, 2nd ग्रेड के लिए आप परीक्षा देने के बाद तुरंत मेरे चैनल पे आ जाना। आप बोलेंगे साहब हम तो 1st ग्रेड लेक्चर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक आपको बाकी चीज़ें नहीं छोड़नी है, ठीक है ना, ये भी तो करना है। कौन जाने, कई बार ऐसा होता है कि पेपर आउट हो जाता है, परीक्षा कैंसिल हो जाती है, तो इसलिए आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। 2nd ग्रेड में, 3rd ग्रेड में हमसे जुड़े रहना है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने मैंने रीट के आंसर की हमने डाली थी, जो जो हमारी, आपको पता ही है, राजस्थान में बेस्ट थी, लाखों बच्चों ने देखा। अब वो इतने मासूम थे कि बेवकूफ़ थे, मेरे को नहीं पता, उन्होंने देखा लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए। और यही कारण है कि आने वाले अभी अभी 1st ग्रेड में पता लग जाएगा, एहसास हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल हम जो करवाते हैं वो क्या है, इंक्वायरी मॉडल हम जो करवाते हैं वो क्या है। तो आपने कितनी बड़ी गलती करी, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको हमारे मैराथन क्लासेस नहीं मिली, और आप पता नहीं कौन कौन सी क्लासेस में भटक रहे थे, जहाँ कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ है ही नहीं, तो फिर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट कैसे पढ़ लोगे आप। चलिए 55 का सवाल देखिए। कौन से सहयोगी अधिगम में, ये कोऑपरेटिव लर्निंग का प्रश्न था, कौन सी कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच में एक टीचर प्रॉब्लम को चूज करता है और स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो कौन से प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करेंगे। वे डिवाइडेड हो जाते हैं ग्रुप्स में, साथ में काम करते हैं, फिर ग्रुप्स मिलते हैं, फिर इंटीग्रेशन होता है, समराइजिंग होता है, प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग्स होता है। ये क्या है, तो ध्यान देना, ये एक्चुअली जिक्सा में भी ऐसा होता है, ठीक है ना। बस जिक्सा में थोड़ा सा फर्क ये है, एरोनसन ने जो दिया है, कि जिक्सा में एक स्टूडेंट्स अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है ना, इस तरह से हर एक इंपॉर्टेंट होता है, हर स्टूडेंट चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर उनमें एक्सपर्ट एक लीडर निकालते हैं, फिर इसमें लीडर निकालते हैं, फिर उनका एक ग्रुप बनाते हैं, वो एक्सपर्ट आपस में डिस्कस करते हैं, फिर वो अपने ग्रुप में लौट के आते हैं। चूंकि इसमें ग्रुप में आना जाना नहीं दिया, इसलिए ये आपकी 4th वाला जो आंसर है, स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन, ये इसका उत्तर हो जाएगा। स्टूडेंट टर्म, क्योंकि इसमें सारी बातें वही हैं, इसमें ग्रुप्स बनाते हैं बच्चों के, आपस में डिस्कस करते हैं, फिर सारांश समराइज करते हैं, फिर समराइज करके मिलके उसके बाद वो उसको प्रेजेंट करते हैं फाइनल रूप में, वो उसको फाइनल रूप में, सेल्विन, पीटर सेल्विन ने, हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है एक, हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूएस में इसको प्रेजेंट किया था, जो STAD के नाम से प्रसिद्ध है, STAD। तो STAD कॉमन है, जिग्सा कॉमन है, इसका जवाब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है, हमने आपको बोला था कंस्ट्रक्टिविज्म कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, तो कंस्ट्रक्टिविज्म पे यहां भी 2 प्रश्न आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रोल ऑफ टीचर इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। कौन सा एक कथन गलत है, ध्यान रखना गलत है। पहली बात है, अध्यापक को लचीली और अच्छी विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। टीचर शुड बी फ्लेक्सिबल एंड गुड सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। तो तो बिल्कुल होना चाहिए अध्यापक को, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो फिर फैसिलिटी कैसे देगा। टीचर फैसिलिटेटर है, पर उसके पास नॉलेज तो होना चाहिए ना।
दूसरी बात है, अध्यापक को पेडागोजिकल स्किल्स आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। हर बच्चे की स्टाइल जानेगा, बच्चा किस तरह से सीखेगा, तभी तो फैसिलिटेट कर पाएगा, तभी तो सुविधा प्रदाता बन पाएगा। थर्ड ऑप्शन है कि अध्यापक को प्रिंसिपल्स, किसके प्रिंसिपल्स, एक्सप्लोर प्रिंसिपल्स इन ए वैरायटी ऑफ वेज, बिल्कुल तरह तरह के सिद्धांत उसको पता होने चाहिए जिससे इन्वेशन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चौथा ऑप्शन, टीचर शुड हैव एबिलिटी टू ट्रांसमिट करेक्ट। आपको याद है, अगर आप हमारे बच्चे हो तो आंख बंद करके आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते थे। जाने आप गए कि नहीं गए, कि साहब निर्मितवाद कहता है कि ज्ञान का निर्माण बच्चा खुद ही करता है, अध्यापक ज्ञान का हस्तांतरण करने वाला कभी नहीं होता। और यहाँ पे अध्यापक को ज्ञान का हस्तांतरण करने वाला बता दिया। इसलिए जो बच्चे ये आंसर करके आए हैं वो हमारे स्टूडेंट हैं, और जो ये नहीं करके आए वो जाने कहाँ से आए हैं। नेक्स्ट, किशोरों के सामाजिक विकास से संबंधित व्यवहार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रतिबिंबित होती है। शोइंग इंटरेस्ट इन सोशल प्रॉब्लम्स, बिल्कुल दिखाता है। शोइंग डिसइंटरेस्ट इन प्रॉब्लम्स, नो, दूसरों के, वो पढ़ता है ना दूसरों के, उसमें उड़ता तीर तो लेता ही है। तीसरा, शोइंग टेम्पररी फ्रेंडशिप, देखो कितनी बड़ी बात याद है आपको, बाल्यावस्था में होलो फ्रेंडशिप होती है, होलो, खोखली मित्रता। किशोरावस्था में वैलेंटाइन ने बोला है ना, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता किशोरावस्था की विशेषता है। किशोरावस्था में जिसके हो लिए उसके हो लिए, इसलिए अस्थायी मित्रता नहीं होती, सामान्य रुचि नहीं। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर है, सामाजिक समस्याओं में रुचि दर्शाना, शोइंग इंटरेस्ट इन सोशल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, गणित के तो आपने ठीक ही किए होंगे। नेक्स्ट है, अधिगम उपागम जो अध्यापक के मार्गदर्शन से व्यक्ति के सक्रिय रहकर ज्ञान और समझ के निर्माण के महत्व पर बल देता है। क्या चाहिए, और कंस्ट्रक्शन आ गया साहब इसमें, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है ये। कौन सी अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, निर्मितवादी उपागम है ये। नेक्स्ट, गोलमैन की पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि के अनुसार निम्नलिखित आदाय लिखते हैं इसमें, बाकी पूरा नाम तो आपको पता ही है, इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ कैन इट मैटर मोर देन IQ, 1995 में आई थी। पिछली बार भी हमने आपको पिछली वीडियोस में तमाम बातें बताई हैं। संवेगात्मक बुद्धि का पूरा टॉपिक है हमारा, आपको पता है संवेगात्मक बुद्धि इंपॉर्टेंट रहेगी, सिस्टम अप्रोच इंपॉर्टेंट रहेगा, मॉडल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमारी मैराथन की क्लासेस इसी पे हैं, प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशन हमने दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो तुरंत देख लेना पेपर से पहले, नहीं तो हो सकता है पछताना पड़े, क्योंकि एक नंबर आपकी सीट पक्की कर सकता है। यहां पूछा है, गोलमैन की पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस में कौन सा कथन सही है। इसका मतलब तीन बातें गलत हैं। पहला, संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस इज लेस पावरफुल, नो, उन्होंने तो बोला है इमोशनल इंटेलिजेंस इज मोर मोर इंपॉर्टेंट, इज मैटर मोर आई IQ। तो कम प्रभावशाली कहाँ हुई, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि की तुलना में अधिक प्रभावशाली है, मोर पावरफुल है, ये राइट है। तीसरा ऑप्शन देखो, संवेगात्मक बुद्धि और IQ समान रूप से नहीं, समान रूप से नहीं बोला। चौथा, संवेगात्मक बुद्धि और IQ भिन्न संप्रति नहीं है, एक ही है, ऐसा थोड़ी बोला उन्होंने, एक ही नहीं है साहब। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड IQ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, इसमें बोला है नोट डिफरेंट, तो ये गलत हो गया। इमोशनल इंटेलिजेंस इज इक्वली, बराबर भी नहीं। अब देखो, अब वो क्लू अपने वाला, ठीक है, यहाँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक ही है, इसका मतलब एक ही है, दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए, ठीक है, लेस नहीं होगा बल्कि मोर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2, संवेगात्मक बुद्धि जिंदगी में सफलता दिलाती है। याद है ना आपको गोलमैन का स्टेटमेंट, व्यक्ति की जिंदगी की सफलता का 80% इमोशनल इंटेलिजेंस के कारण तय होता है, IQ तो केवल 20% ही तय करती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पे है, यस, 85, प्रभावी संप्रेषण के सही उपायों का चयन कीजिए, करेक्ट मेजर्स ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कल्चरल डिस्पेरिटीज, डिस्पेरिटीज तो खराब बात है साहब, सांस्कृतिक असमानता खराब बात है, ये किसका पेपर उन्होंने भी क्रॉस लगा रखा है। एबिलिटी, ओडिबिलिटी, ओके, ओडिबिलिटी तो होना ही है, सुनना अच्छी बात है, सरल भाषा सिंपल लैंग्वेज अच्छी बात है, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम अर्थ का अनर्थ कर लेंगे, ये भाई का गलत हो गया जिसका भी था। वेराइटी ऑफ मेथड्स, बिल्कुल, देयर शुड बी वेराइटी ऑफ मेथड्स एंड देयर शुड बी मोटिवेशन। तो 2 4 2 3 5 6 सही जवाब हो गया। दो विभिन्नता होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, एक और 4 नहीं होने चाहिए।
तो सही जवाब आ गया 2 3 5 6। ये सही हो गया जिनका पेपर था उनका। ओके, 2 3 5 6। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ओके, 91 मैंने आपको पिछली बार बताया था, अभी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन में बताया था कि स्किनर के स्केड्यूल, रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल महत्वपूर्ण रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और स्किनर का रिवार्ड एंड पनिशमेंट, पुनर्बलन और दंड का के एग्जाम्पल्स भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो एक लड़की अपने अच्छे व्यवहार के लिए अपनी माँ द्वारा एकांतर दिनों में, एकांतर का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव डे, पुरस्कृत होती है। हर तीसरे दिन इनाम मिलता है। तो प्रत्येक तीसरे दिन इनाम मिला, इसका मतलब समय फिक्स है, इंटरवल है और फिक्स है। तो इसका जवाब हो गया फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। ठीक है। वेरिएबल इंटरवल कब कब होता? जब किसी भी दिन इनाम मिलता। फिक्स्ड रेशियो कब है? प्रत्येक 5 सही जवाब देने पर इनाम देना। वेरिएबल रेशियो क्या है? कितने भी सही अनुक्रियाओं पे जवाब देना। इसमें समय है इसलिए इंटरवल है, और हर तीसरे दिन मिलता है। आज मिला तो फिर परसों वापस मिलेगा, इसलिए फिक्स है, फिक्स है। ये पूर्वानुमेय है, पूर्वानुमन्य है। सबसे कम पूर्वानुमेय, पूर्वानुमन्य तो वेरिएबल होता है, परिवर्तनीय होता है, परिवर्त्य होता है। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया सिद्धांत संप्रति प्राप्ति मॉडल? याद है हमने आपको, ये बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, बहुत ही टिपिकल बात इसमें आई है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल की बात है जो जेरोम एस ब्रूनर ने दिया था। ध्यान है आपको, जेरोम एस ब्रूनर ने एक बुक लिखी है, ए स्टडी ऑफ थिंकिंग। कौन सी बुक लिखी है? ए स्टडी ऑफ थिंकिंग, ये ध्यान रखना, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग पे आधारित एक मॉडल दिया है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग पे आधारित मॉडल दिया, जिसकी बहुत सी बातें हमने आपको बताई थी। याद है ना आपको? टीचर एग्जाम्पल्स देता है, नॉन एग्जाम्पल्स देता है, लेबल लगाता है येस और नो के। टीचर हाइपोथेसिस बच्चों से बनवाता है, बनाता है, हेल्प करता है। टीचर एनालिसिस भी करता है। टीचर और क्या करता है इसमें? यस, एट्रीब्यूट्स, याद है आपको, गुण धर्म और गुणों की बात भी करता है। तो इसमें क्या पूछा है? कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है? बहुत ही टिपिकल बात है, ध्यान रखना। पहली बात है, विद्यार्थियों को अन्वेषण की ओर मोड़ना, टर्निंग स्टूडेंट्स टुवर्ड्स इंक्वायरी। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि क्योंकि महत्वपूर्ण बात याद रखना, अगले परीक्षाओं के लिए याद रखना आप जिनका पेपर नहीं हुआ है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, हिल्दा ताबा मॉडल और सचमैन का इंक्वायरी मॉडल और जोसेफ जे सकवाब का वैज्ञानिक प्रतिमान इन इंडक्टिव रीजनिंग पर है। इंडक्टिव तो ये भी आगमनात्मक चिंतन पर है, तो बच्चे इंक्वायरी तो करेंगे साहब। ठीक है। दूसरा, फोकस अटेंशन ऑन स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एग्जाम्पल। बिल्कुल, एग्जाम्पल के विशिष्ट गुण धर्म शब्द आ गया ना, विशिष्ट गुण धर्म पर ध्यान केंद्रित बिल्कुल करेंगे साहब। उसके बाद में है, विद्यार्थियों को परिचर्चा और मूल्यांकन में सहायता प्रदान करना। बिल्कुल एक होता है, ऐसा भी होता है। और चौथा है, विद्यार्थियों को एक परिकल्पना के विपरीत दूसरे प्रकार की परिकल्पना बनाने में संतुलन बिल्कुल होता है। आपको याद है हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, दिल्ली 2.5 अक्षरों का घर, याद है ना? तो चारों बातें होती हैं, पर होती हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आप बोलेंगे साहब फिर बोनस मिलना चाहिए, शुड बी देयर है। फिर भी हमको एक आंसर तो छांटना पड़ेगा साहब, और अगर एक आंसर छांटेंगे तो हम किसके साथ जा सकते हैं? चौथा 100% सही है, दूसरा 100% सही है, 1 और 3 में लड़ाई होगी साहब। अब 1 और 3 में इंक्वायरी मॉडल चूंकि इंडक्टिव अप्रोच पे होता है, इस लिहाज से ये कॉन्सेप्ट अटेनमेंट का भी एक पार्ट होता है। ठीक है। हालांकि कुछ रिसर्चर ने इवेल्युएशन और डिस्कशन को भी इसमें इंपॉर्टेंट माना है, पर मैं जिसके साथ जाऊंगा वो तीसरा है, क्योंकि इसमें मूल्यांकन और परिचर्चा इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग में स्टूडेंट्स का रोल ज़्यादा होता है, स्टूडेंट्स ओरिएंटेड होता है। इंक्वायरी फिर भी ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैं तीसरे के साथ जाऊंगा। ठीक है। बाकी आंसर किया है तो आप मेरे को बताना कि सर आप सही थे या सर आप सही नहीं थे। अगर हम सही नहीं होंगे तो फिर हम बोर्ड से भी बात कर लेंगे, आरपीसी से बात कर लेंगे। इसलिए अब हम तीसरे के साथ जा रहे हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है, भारी रस्सी फिर आ गई क्या? मैथ्स में आपको कैसा इंटरेस्ट है मेरे को बताना कमेंट करके, कैसा लगता है आपको मैथ्स? मैं तो कभी किसी दिन आपको मैथ्स की कहानी सुनाऊंगा, वो ऐसी ऐसी इंस्पायरिंग कहानी है, पर मैं सुनाता नहीं हूँ, क्योंकि फिर आप मेरे पास आते हैं बहुत कम मात्रा में। फिर मैं देखता हूँ कि आप तो जिनको वहाँ जाते हैं जहाँ पे मतलब पता नहीं क्या मिलता है आपको। चलिए नेक्स्ट, शिक्षा प्रणाली उपागम प्रक्रिया उप प्रणाली में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? अनुदेशनात्मक सामग्री, विषय वस्तु, अनुदेशनात्मक रणनीतियां, पाठ्यचर्या। देखो मैंने आपको क्लू दिया था, याद है आपको? सिस्टम अप्रोच का सवाल है।
ठीक है ना। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इन्वायरमेंट, अदा, प्रक्रिया, पदा, परिवेश। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अदा में नॉट ओनली स्टूडेंट बल्कि स्टूडेंट, पाठ्यक्रम, स्कूल, ये सारा आता है। माहौल इंक्लूडिंग, माहौल सब जगह प्रतिपुष्टि देता है। ठीक है, तो बिल्डिंग वगैरह सब। तो किसी ने बोला कि सर केवल स्टूडेंट आता है, तो अब ध्यान रखें केवल स्टूडेंट नहीं आता, सारी चीज़ें आती हैं। एक मैंने आपको क्लू दिया था, आपको याद है, और उस क्लू में आपको ये बताया था कि दो ऑप्शन एक जैसे होंगे, वो कभी आंसर नहीं हो सकते। आपको पता है अनुदेशनात्मक सामग्री किसको कहते हैं? सिलेबस को ही तो कहते हैं, विषय वस्तु को ही तो कहते हैं। विषय वस्तु क्या है? वही तो है। पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्यचर्या क्या है? वही तो है। तो कितनी कॉमन सी बात है कि पाठ्यचर्या भी वही है, अनुदेशनात्मक सामग्री वही है, विषय वस्तु वही है। तो तीसरी क्लास का बच्चा भी इसको कर देगा। अनुदेशनात्मक रणनीतियां अलग हैं, ये शिक्षण विधियां हैं। बाकी तीनों तो क्या हैं? टीचिंग के शिक्षण, मतलब उसके स्टडी मटेरियल हैं, कंटेंट्स हैं, विषय वस्तु हैं, कंटेंट्स हैं। बाकी ये एक ही तो शिक्षण विधि है जो बीच वाली प्रक्रिया में आती है। प्रक्रिया में शिक्षण विधियां आती हैं, शिक्षण व्यू रचनाएं आती हैं, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स आते हैं, टीचिंग मेथड्स आते हैं, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज आती हैं, स्ट्रेटजीज आती हैं। बात समझ रहे हो आप लोग? तो इसमें ये प्रक्रिया का सही आंसर होगा। कितना आसान है, सोचिए आप। हमारा एक क्लू आपके कितना काम आ सकता है। पर आप में से बहुत से मासूम बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार देख रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि हमने पिछले वीडियो में क्या बताया। उनको मैं छेड़ रहा हूँ। तो अनुदेशनात्मक रणनीतियाँ प्रक्रिया है, तो विधियाँ प्रक्रिया है। ठीक है ना। प्रोडक्ट क्या है पता है आपको? अगले में आ सकता है। प्रणाली का एजुकेशनल सिनारियो की बात करते हैं ना हम, तो सिस्टम प्रणाली में अदा क्या है? इनपुट क्या है? इनपुट है स्टूडेंट, टीचर, करिकुलम, बिल्डिंग, माहौल, सब कुछ। 2 नंबर पे प्रोसेस। प्रोसेस में क्या है? तरीके हैं, विधियां हैं, रणनीतियां हैं, ये है प्रोसेस में। तीसरा प्रदा, आउटपुट क्या है पता है? आउटपुट में है एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स। हम जो चाहते हैं वो वांछित व्यवहारगत परिवर्तन, सीखने के प्रतिफल, इबियोज, कोई भी नाम आ सकता है परीक्षा में। ये होता है प्रणाली का आउटपुट, प्रणाली की प्रदा। और चरण तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, डिजाइन से लेके इवेल्युएशन तक। याद है ना? 3 चरण याद रखना। ओके, एनालिसिस, डिजाइन, इवेल्युएशन वाले। पिछला वीडियो देख लेना अगर नहीं देखा तो, अभी भी मौका है, अभी भी चांस है। बार बार हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं ऐसा। और कोई प्रश्न था? शायद था। नेक्स्ट, बस। हाँ, ओके। 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन? लिमिटेशन ऑफ सी ए एल की लिमिटेशन पूछिए, कमी क्या है? तो ऑटो इंस्ट्रक्शन अच्छी बात है, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी बात है, सेल्फ पेसिंग, अपनी गति से सीखना, बहुत अच्छी बात है। मशीन इंस्ट्रक्शन ये थोड़ी सी खराब बात है, क्योंकि इंसान में और मशीन में फ़र्क होता है, तो ये गलत बात है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है, मेरा बहुत मन कर रहा है मैं आपको रीजनिंग के सवाल बताऊं, लेकिन कैसे बताऊं? उसमें फर्स्ट में आए थे। अच्छा, ये मैथ्स के, मैथ्स नहीं आती मेरे को। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न आ गया। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में सिंटेक्स याद है? सिंटेक्स कि कौन सी अवस्था में विद्यार्थी विषय वस्तु की प्रकृति और परिस्थिति के बारे में सत्यापित करते हैं? तो देखो, आपने, मुझे लगता नहीं कि हमसे मॉडल्स पढ़े हैं, नहीं तो फिर आपको समय नहीं लगता। हमने आपको बताया इंक्वायरी मॉडल की सिंटेक्स में 5 स्टेप याद है? 5 चरण। पहला ओरिएंटेशन, जिसमें विषय वस्तु की समस्या विषय वस्तु से रूबरू होते हैं। 2 नंबर पे वेरिफिकेशन, हमने आपको ये भी बताया था वेरिफिकेशन लास्ट में होता है, पर इंक्वायरी मॉडल की विशेषता इसमें वेरिफिकेशन 2 नंबर पे हो जाता है। तो पहला था ओरिएंटेशन जिसका मतलब था समस्या से रूबरू होना। दूसरा था वेरिफिकेशन, डेटा कलेक्शन होता है इसमें, डेटा कलेक्शन 2 जगह होता है वेरिफिकेशन में भी। तीसरा एक्सपेरिमेंटेशन, उसमें भी। चौथा फॉर्मुलेशन, और 5वां एनालिसिस। ये 5 स्टेप बताए थे ना। तो पहले स्टेप में समस्या से हम आमना सामना करते हैं, ठीक है। दूसरे में हम वास्तव में समस्या के बारे में जितने फैक्ट हैं उन डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं दूसरे स्टेप में, जिसको वेरिफिकेशन बोलते हैं। तीसरे में परिकल्पना निर्माण करते हैं कि ये हुआ होगा, उसको एक्सपेरिमेंटेशन बोलते हैं। या फिर मेरा नाम ये होगा, मुझे पता नहीं है, पीछे लिखा हुआ है, मैं मोर हूँ, याद है आपको। और फिर चौथे में निष्कर्ष निकाल लेगा, जिसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन। और 5वें में एनालाइज कर लेगा, जिसको बोलते हैं असेसमेंट या फिर एनालिसिस। अब यहाँ क्या पूछा है? बहुत आसान है।
कि साहब वहाँ पे वो क्या करते हैं, वहाँ पे वो सत्यापित करते हैं, मतलब वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन नाम मिल गया आपको, वेरिफिकेशन। कितना आसान है इंग्लिश में। लेकिन आपको इंग्लिश वाली चीज़ें अगर अच्छी नहीं लगती तो फिर माफ़ करना, आप हमारे स्टूडेंट नहीं हो। वेरिफिकेशन, तो इसका आंसर क्या हो गया, बताइए। चौथा, डेटा गेट। पता, अच्छा मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगले में हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ उन बातों में से बहुत सी बातें आपको मिले। तो डेटा गैदरिंग दो जगह होगा, वेरिफिकेशन में भी और एक्सपेरिमेंटेशन में भी। इसका आंसर वेरिफिकेशन है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, 140। कितना आसान और सीधा सा पेपर था, मज़ा ही नहीं आया मेरे को। अब आप सोचिए, पियाजे पे वो वाली बातें आती जो आप जानते हो, केवल आप ही जानते हो, तब मज़ा आता। फिर लोग कितने भी आपको सोल्यूशन कराएं, भीड़ कितनी भी जाए, और भीड़ तो खैर वैसे भी छटनी है, पता है आपको, है ना। हमारे स्टूडेंट छन छन के आप बाहर आ जाएंगे, चिंता नहीं करें, क्योंकि आगे आने वाले पेपर में हो सकता है बहुत शानदार वाली चीज़ें आएँ, तो जिसमें, चलो, एक व्यक्ति को के उच्च संवेगात्मकता, heightened emotionality like moodiness and nerve mannerism in a person, यानी अस्थिर चित्त हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, जज्बाती हो जाता है बहुत जल्दी। तो एक व्यक्ति के ये व्यवहार क्या है, संवेगात्मक संतुलन में कमी है, लैक ऑफ इमोशनल बैलेंस है, या इमोशनल बैलेंस, इमोशनल टॉलरेंस के कारण से है, सहनशीलता के कारण से, या इमोशनल कंट्रोल के कारण से है, या इमोशनल डिप्रिवेशन के कारण से है। तो साहब ये तो खराब बात है, संवेगात्मक संतुलन की कमी है। पर ये इंसान है हम, इसलिए हम सब में होती है, हम में भी होती है, आप में भी होती है। अगर जज्बात नहीं है तो फिर काहे के इंसान है। पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो फिर गड़बड़ है। तो संवेगात्मक संतुलन में कमी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, बस। ओके बच्चों, गुड नाइट। कल मिलेंगे, कल के पेपर की बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपका अच्छा पेपर हुआ होगा, लेकिन उससे भी बड़ी उम्मीद करता हूँ कि आप सबको शेयर करके बताएं तो सही कि हम इन सर से पढ़ते हैं, और ये हमारी स्टाइल है पढ़ने की, और ये हमारे सर की कॉन्सेप्ट्स को बताने की स्टाइल है। शुक्रिया, शबा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।